हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां क्वेश्चंस बैंक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। यहां पे आपको 2 चैप्टर का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और आज तीसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विद्युत धारा की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि इंग्लिश मीडियम में लेकर के आइए सर। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स कि इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं, आप क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश मीडियम में रखिए, आप लीजिए अपने पास में रखिए और सारे जितने भी हिंदी मीडियम का क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में ही एज इट इज़ मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, क्वेश्चन सारा सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप अपने पास ही क्वेश्चंस बैंक को रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को मिलाइएगा, एज इट इज रहेगा। हिंदी में यहाँ पे हम दिख रहा है, वहाँ पे आपके बैंक में इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे करते हैं, लेकिन थोड़ा होता क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में यहाँ पे करने में, है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस बैंक को साथ में रखिए। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा चैप्टर की ओर। ठीक है, और विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला नंबर सवाल कहता है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा, या फिर धारा घटाना होगा, या धारा को बढ़ाना होगा, या फिर लंबाई को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है दोस्तों। तो संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए होता क्या है ना कि विभव मापी में भी जो होता है उस समानुपाती होता है एल के, यानी लंबाई बढ़ेगा तो उसका व्यवहांतर बढ़ेगा। अब व्यवहांतर बढ़ेगा तो उसका संवेदनशीलता, जितना ज्यादा विभव मापी का व्यवहांतर बढ़ेगा संवेदनशीलता उतना ही ज्यादा बढ़ता है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लंबाई को बढ़ाना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड नंबर सवाल में आपका कहता है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को ए 1.5 वोल्ट वी वाल्व के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का आपको कॉन्सेप्ट बता दें दोस्तों, क्या होता है कि V बराबर जो होता है वो E माइनस आई आर होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जहां हमें V बल यानी कि EMF विद्युत वाहक बल, EMF हमें मालूम है 1.5 वोल्ट, इसका प्रतिरोध मालूम है 0.05 ओम, और धारा कितना बह रहा है 2 एम्पियर। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि ये चीज़ें मालूम कर लेते हैं, क्योंकि भी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो भी का वैल्यू मालूम करने के लिए आई इंटू आर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हमें भी निकल जाएगा। आई का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, और आर का वैल्यू कितना है 0.05। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, और ये 50 बार में 100 कट जाएगा, और ये 10 बार में 5 कट जाएगा। इसका मतलब भी का जो वैल्यू आया 1/10, यानी 1/10 बोले तो 0.1 वोल्ट। ठीक है, 0.1 वोल्ट के बराबर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अब हम लोग रख देते हैं, यानी V का वैल्यू जो आ गया वो 0.1 वोल्ट। ठीक है, बराबर E का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस आई का वैल्यू कितना है 2, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर हो जाएगा। क्लियर है। तो 2r को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 2r इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.1 हो जाएगा। तो 2r इज इक्वल्स टू कितना चला जाएगा 1.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जाएगा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 1.4/2 यानी 0.7 ओम। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 0.7 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस चला जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है। ध्यान दीजिएगा,
तो किलोवाट घंटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, यानी किलोवाट घंटा और जूल, तो जूल किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा भी किसका हो जाएगा? ऊर्जा का, है कि नहीं? ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, ठीक है, 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट एवं 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं। इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट की दृश्य धारा विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों बल्बों के दोनों छोरों पर विभवांतर का अनुपात 3/2 होगा, या विभवांतर का अनुपात 4/9 होगा, या फिर शक्तियों का अनुपात 4/9 होगा, या फिर उपयुक्त शक्तियों का अनुपात 2/3 होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो दोनों का शक्ति सेम बता दिया गया है, यानी P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P मान लेते हैं। ठीक है, V1 का वैल्यू बता दिया है 200 वोल्ट और V2 का वैल्यू बता दिया है 300 वोल्ट। क्लियर? तो अगर ध्यान देने वाली बात है कि एक शक्ति के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं V²/R होता है। तो क्या यहाँ से R इज इक्वल्स टू V²/P लिखना सही रहेगा? कोई दिक्कत? V²/P, तो R इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो V²/P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो R1 बराबर ऐसा लिखना सही रहेगा V²/P, V1²/P, और R2 का जो वैल्यू जाएगा वो V2²/P के बराबर जाएगा। तो अगर R1/R2 का वैल्यू देखें तो V1 के स्क्वायर/P और बाई V2 के स्क्वायर/P लिख सकते हैं। तो ये P से P कैंसिल कर जाएगा, बचेगा क्या? R1/R2 इज इक्वल्स टू V1 के स्क्वायर बाई V2 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो R1/R2 जो होगा वो V1 का स्क्वायर बोले तो V1/V2 का पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, और V1 का वैल्यू जो है वो 200 है और V2 का वैल्यू जो है वो 300 है। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर जाएगा, और 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 तिहाई हो जाएगा 9। तो R1 और R2 का जो अनुपात आ गया, कितना आ गया? 4:9, यानी 4/9। क्लियर है? ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विभवांतर तो अलग अलग होता है, बट दोनों का धारा क्या होता है? सेम होता है। तो जब दोनों का धारा सेम होता है, इसका मतलब V1/V2 अगर लिखना चाहते हैं हम, V1-/V2 दोनों का विभवांतर का अनुपात अगर लिखना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा? I/R1/I/R2, धारा तो सेम रहेगा श्रेणी क्रम में, तो I से I कैंसिल कर जाएगा, और R1-R2 का अनुपात कितना आया था? 4/9 आया था। इसका मतलब विभवांतर का जो अनुपात जाएगा वो किसके अनुपात में जाएगा? 4:9 के अनुपात में जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक होता है P1 डैश बाई P2 डैश बराबर एक और फार्मूला होता है पावर के लिए। ये तो विभवांतर का अनुपात आ गया, विभवांतर का अनुपात कितना आ गया? 4/9। और P1/P2 ऐसा लिख सकते हैं I²R I²R, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो ये I² से I² कैंसिल कर जाएगा, और R1-R2 का अनुपात कितना आया था? 4/9। यानी P1 P2 का अनुपात, यानी शक्तियों का अनुपात 4:9 के जा रहा है, और V1 V2 विभवांतर का भी अनुपात 4/9 जा रहा है, यानी 4:9 के रेशियो में जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे वो विभवांतर का अनुपात 4/9 होगा। ठीक है, और उपयुक्त शक्तियों का भी अनुपात कितना होगा? 4/9। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, बी और सी दोनों। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सवाल कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि यदि अगर मनुष्य का शरीर अगर सूखा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब सूखा शरीर है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है।
जबकि यदि अगर नमी शरीर है, गीली शरीर है, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो घट जाता है, ठीक है, और घट करके घट तो जाता है, बहुत घट जाता है, घट करके कितना हो जाता है 1000 हो जाता है, ठीक है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य का सूखा शरीर का अगर प्रतिरोध पूछा ना, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 50,000 ओम ही जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर भी 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि किया गया कार्य जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। तो जूल्स लॉ में थोड़ा चले जाइए आप, तो जो हीट उत्पन्न होता है, उष्मा जो उत्पन्न होता है वो किसके बराबर उष्मा उत्पन्न होता है। एक तो आई स्क्वायर आर टी होता है, एक भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, और एक भी आई टी के बराबर होता है, ठीक है। और कार्य भी जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है उसके बराबर ही कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, भी आई टी के बराबर, ठीक है। और भी यानी कितना बताया यहाँ 15 वोल्ट, आई का वैल्यू कितना बताया है 10 एम्पियर, और कितना समय तक प्रवाह किया 10 सेकंड तक, यानी टोटल कितना हो गया 1500 जूल। कार्य कितना किया जाएगा 1500 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा और राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 7 नंबर सवाल में कहता है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा। तो एज इट इज वही वाला फिर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, कि एक H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जबकि R का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, तो जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये आई स्क्वायर आर टी, आर का वैल्यू दिया, आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। तो उस फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। तो आर बराबर बता दिया है 5 ओम, भी बराबर बता दिया है 7 वोल्ट, और टी समय बता दिया है वो कितना है 20 मिनट। 20 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब 20 गुना 60 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, 1200 सेकंड चला जाएगा। और यहाँ से हीट जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा। और भी स्क्वायर का वैल्यू कितना है भी का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, बटा में आर का वैल्यू 5 है, और समय का वैल्यू 1200 है, ठीक है। तो ये 5 से 1200 को काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 240 बार में, ठीक है। और 240 में 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आता है वो कितना आ जाएगा 24 49, ठीक है इतना। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ रहा है वो कितना आ रहा है 11,760 जूल, ठीक है। इतना हीट उत्पन्न होगा, ठीक है, 11,760 जूल, ठीक है। तो इसमें कैलोरी में आंसर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। कैलोरी में 140 कैलोरी, 280, 2800 या 700 कैलोरी। तो हमारे पास में जो H का वैल्यू आया वो कितना आया 11,760 जूल के बराबर आया। अब जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जूल बराबर जो होता है, एक जूल लगभग बराबर होता है, ठीक है। लगभग किसके बराबर होता है, तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और एक कैलोरी जो होता है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। ये सब वैल्यू याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो H बराबर 11,760 जूल आया, ठीक है। और एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। तो बताइए कि इतना में कितना हो जाएगा, तो 11,760 गुना 0.24 कैलोरी के बराबर होगा, ठीक है। और इसको जब आप पॉइंट हटाइएगा नीचे डबल जीरो लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। तो 1176 में 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाता है 1176 में 24 गुना, ठीक है। तो ये आपका जो मिल जाता है
वो 2822.4 कैलोरी के बराबर मिल जाता है। 2822.4 कैलोरी के बराबर मिलता है। 10 से हम डिवाइड भी कर दिए हैं, ठीक है। यानी 2822.4 यानी लगभग कितना 2800, लगभग कितना 2800। ये आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल कहता है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, ठीक है, संधि नियम। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति V² के बराबर होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल की बीमा निकाल सकते हैं दोस्तों। विद्युत वाहक बल की बीमा जो होता है वो विभवांतर के बीमा के बराबर होता है, और विभवांतर बराबर होता है W/Q, और W यानी कार्य, कार्य का होता है mL/2 और T⁻⁻², बाई आवेश का क्या होता है 80, ठीक है। तो ये चला जाएगा mL/2 T⁻⁻³ और A⁻⁻1, ए या आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो mL/2 T⁻⁻3 A⁻⁻1 कहाँ है? mL/2 T⁻⁻3 A⁻⁻1 नहीं है दोस्तों, ठीक, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप याद रखिएगा mL/2 T⁻⁻3 A⁻⁻1 या I⁻⁻1। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। ऐसे एम्पियर सेकंड एसआई मात्रक होता है, और एम्पियर घंटा सेकंड, सेकंड को किस में लिख दिया है? घंटा में लिख दिया है, ठीक है। तो आवेश का ही मात्रक होता है, ठीक है। कहता है दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विभव बल कितना के बराबर होगा? तो समतुल्य विभव बल निकालने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है E1/R1 प्लस 1y होता है, ठीक है। हाँ, E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। तो अगर ध्यान दीजिएगा इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखा गया है, तो R1 इंटू R2 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? E1R2 प्लस E2R1 बटा में R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 R1 इंटू R2 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या? E1 इंटू R2 प्लस E1 इंटू R1 E2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा? E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है और राइट आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है निक्रोम। क्या है? निक्रोम। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शोषित विद्युत ऊर्जा, ठीक है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। कैसे? कॉन्सेप्ट समझिए। H इज इक्वल्स टू I² RT होता है, I² RT होता है, लेकिन I के फॉर्म में नहीं बताया, V के फॉर्म में बताया है, ठीक है। तो VIT होता है। क्या होता है? VIT होता है। और सिंपल अगर I को नियत रख दिया जाए, ठीक है, तो कुछ समय तक T समय तक अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो I को अगर नियत रखते हैं तो H जो जाएगा वो V के क्या जाएगा? समानुपाती जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो मापा जाता है, किसको मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध, या उच्च तथा निम्न या विभवांतर का मापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से बढ़ता है? क्या तापमान बढ़ने से बढ़ता है, या अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ता है, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल घटने से? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो को हम लोग कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, और रो अलग अलग पदार्थ के लिए ना अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये जो रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वह एक नियत वैल्यू है। यह एक कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और हम लोग प्रतिरोध के फॉर्मूला से R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए जानते हैं, तो यहाँ से रो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो RA/L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि ये ना तो R पे डिपेंड करता है, ना A पर डिपेंड करता है, और ना ही L पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये जो डिपेंड करता है वो तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, तापमान तो निकल करके आ गया, और तापमान का जो रिलेशन होता है विशिष्ट प्रतिरोध से, वो क्या होता है? रो F इज इक्वल्स टू रो आई इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो क्या है? वो तापमान में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रो आई जब प्रतिरोध हो, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो उस टाइम का टेम्परेचर यानी तापमान टी आई यानी इनिशियल की बात कर रहा है, प्रारंभिक की बात कर रहा है, और जब टी एफ टेम्परेचर होता है तब विशिष्ट प्रतिरोध रो एफ होता है। इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि अगर देखा जाए, तापमान यदि अगर बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से रो का वैल्यू क्या होगा? बढ़े, क्योंकि दोनों समानुपाती जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए जो होगा वो राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, तो उनके बीच जो संबंध होता है वो भी समानुपाती E के होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि VD का जो रिलेशन होता है E के साथ, वो कितना होता है? स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बाई एम ई के बराबर होता है। ठीक है, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम यानी शिथिलन समय। ठीक है, तो ये सारे को यदि अगर कांस्टेंट माना जाए तो VD जो होता है वो E के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 18 नंबर सवाल है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितना होगी? ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि P1 का वैल्यू बता दिया है, शक्ति बता दिया है। P1 का जो वैल्यू बताया है वो 60 वाट बताया है, और P2 का वैल्यू जो बताया है वो 40 वाट बताया है। ठीक है, और दोनों का जो विभवांतर है वो सेम है। दोनों का विभवांतर क्या है? सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बल्ब को जब जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो दो बल्ब को जोड़ने से, वो ध्यान दीजिएगा, इसका मानते हैं कि प्रतिरोध कितना R1 रहा होगा, और इसका प्रतिरोध हम मानते हैं R2 रहा होगा। क्लियर है? और P इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि V स्क्वायर बाई R होता है। अगर दोनों का रिलेशन देखा जाए तो V स्क्वायर बाई R होता है। तो देखिए यहाँ से R1 के लिए अगर देखें तो V स्क्वायर बाई P1 जा सकता है, और R2 के लिए अगर देखें तो V स्क्वायर बाई कितना चला जाएगा? P2 चला जाएगा। और V स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है, बट P1 का वैल्यू है 60 और P2 का वैल्यू है 40। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या श्रेणी क्रम में जो R इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है? तो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। और R इक्विवेलेंट जो होता है, और R1 का वैल्यू यहां से हम निकाल करके लाएं V स्क्वायर बाई P1, और P1 का वैल्यू है 60, यहाँ V स्क्वायर बाई P2,
P2 का वैल्यू है 40। तो देखिए, तो R इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहें तो V स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेकर के 1/60 प्लस में 1/40 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ से जो V स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करके हम नीचे लेकर के आ सकते हैं, तो कितना के बराबर हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट बट्टा में V स्क्वायर बराबर 1/60 प्लस 1/40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं P का रिलेशन हम लोग जानते हैं V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट होता है, तो इसको अगर हम पलट देंगे वैल्यू को तो क्या 1/P बन जाएगा? अगर R ऊपर चला जाएगा V स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/P के बराबर हो जाएगा। बराबर, अगर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 120 एलसीएम चला जाएगा, तो ये 2 और ये प्लस में 3 5 हो जाएगा। तो 1/P बराबर जो आएगा वो 5 में 120 यानी 24 बचे 120, तो P का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 24 वाट के बराबर आएगा। ठीक है, यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? 1 एम्पीयर धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग इस वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं Q इज इक्वल्स टू N। तो N इज इक्वल्स टू Q बाई E हो सकता है, कोई दिक्कत? ठीक है, और अगर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है प्रति सेकंड, यानी I बराबर हम लोग जानते हैं Q बटा में T। क्लियर है? तो यहाँ से Q बराबर निकाल सकते हैं I इंटू क्या होता है T, और I 1 सेकंड में I का वैल्यू 1 एम्पीयर है और 1 सेकंड में धारा प्रवाह कर रहा है, यानी Q का वैल्यू जो जाएगा 1 कूलम के बराबर जाएगा। क्लियर है? और Q का वैल्यू 1 कूलम हो गया, यानी ऊपर में कितना चला जाएगा? 1, और इलेक्ट्रॉन का मान बता दिया गया है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। क्लियर है? तो यहाँ से N का जो वैल्यू चला जाएगा वो 1 बटा में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, तो 10 बटा में 16 गुना 10 के पावर ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा। अगर यहाँ से एक पावर कम करके हम यहाँ 0 लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ 18 हम लिखें और यहाँ एक 0 लगा दें, तब 100 में 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पच्चे 80, 16 छक 96, फिर 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80 गुना 10 के पावर 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 सेकंड में पास कर जाएगा। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ऐसा समझिए कि जूल्स लॉ से H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू में T होता है। ठीक है, तो H बराबर देखिए, तो ये होता है, तो ऐसा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि अगर इसका प्रतिरोध क्या किया जा रहा है? आधा किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि H डैश अगर निकालना चाहें तो V स्क्वायर बटा में R का वैल्यू कितना? आधा हो गया, यानी R/2 कर देते हैं और इंटू में T चला जाएगा, तो H डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा V स्क्वायर R/R इंटू टी, और V स्क्वायर बाई R इंटू टी के बदले देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, यानी 2H के बराबर हो जाएगा। H डैश जो हो जाएगा 2H के बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिरोध को आधा करने से उसका हिट जो होता है वो कितना के बराबर हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो राइट आंसर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए, तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं 20 नंबर सवाल तक। बाकी के सवाल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अगले पार्ट सेकंड में हम लोग बाकी इसके बाद का सवाल लेकर के आएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन साथ में प्रेस कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए वीडियोस को जो आपको जानने वाले हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं 12th को, हर एक फ्रेंड को, हर एक ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच।